डिस्क्लेमर, इस स्टोरी के किसी भी हिस्से को वास्तविक जीवन की घटनाओं या लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह स्टोरी केवल मनोरंजन और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। अजनबी दिलों के साए, शैडोज ऑफ अनफेमिलियर हार्ट्स। आर्यन राय, यूरोप के व्यापारिक जगत का बेताज बादशाह और अंडरवर्ल्ड का रहस्यमय सम्राट। 25 साल की उम्र में उसकी दुनिया सिर्फ व्यापारिक साम्राज्य और काली दुनिया के कठोर नियमों तक सीमित है। 5 साल बाद जब वह अपने पुश्तैनी महल राय मेंशन लौटता है तो उसके भीतर की भावनाएं एक बर्फीले टीले के समान शांत और अटल हैं। उसे लड़कियों से सख्त नफरत है क्योंकि उनका प्रेम उसके लिए सिर्फ एक दिखावा मात्र रहा है। दूसरी ओर है अहाना, 18 साल की एक चंचल, मासूम और बेहद खूबसूरत लड़की जिसकी दुनिया करण आर्यन के छोटे भाई की दोस्ती और दादी के स्नेह के इर्द गिर्द घूमती है। वह अपने प्यारे से व्यवहार और मीठी बातों से हर किसी का दिल जीत लेती है। जब अहाना आर्यन को गलती से करण समझकर गले लगा लेती है और चूम लेती है तो आर्यन की शांत दुनिया में एक अनकही हलचल मच जाती है। वह अपनी भावनाओं को समझने में असमर्थ है, लेकिन अहाना की मासूमियत और उसकी अनोखी ऊर्जा उसे अंदर तक प्रभावित करती है। आर्यन, जो कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था, अब अहाना की हर बात और हर हरकत को महसूस करने लगता है। उसे यह एहसास नहीं होता कि उसका कठोर दिल पिघलना शुरू हो गया है। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने कभी प्रेम को स्वीकार नहीं किया और एक ऐसी लड़की की जिसकी मासूमियत ने उसके भीतर की बर्फीली दीवारों को तोड़ना शुरू कर दिया। क्या आर्यन अपनी पिछली दुनिया की छायाओं से निकलकर इस नए एहसास को अपना पाएगा? क्या अहाना की मासूमियत उसके अंदर छुपे उस डेविल को बाहर लाएगी जो सिर्फ प्यार चाहता है? या फिर अंडरवर्ल्ड की काली परछाइयां इन दोनों के बडिंग रिश्ते को निगल जाएंगी? अजनबी दिलों के साए एक ऐसी प्रेम कहानी है जहां नफरत और आकर्षण, अतीत और वर्तमान और दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के बीच एक अनोखा संतुलन बनता है। यह जानने के लिए कि क्या आर्यन और अहाना के अजनबी दिल एक हो पाएंगे, सुनिए यह रोमांचक दास्तान। शर्फ नॉवल स्टोरी बुक पॉइंट पार। चैप्टर 1, राय मेंशन में आर्यन का आगमन। एक भव्य संरचना नहीं, इसे महज घर कहना गलत होगा। यह किसी महल से कम नहीं था, 100 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ, जिसकी भव्यता और सौंदर्य किसी भी व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर सकता था। आज राय मेंशन में एक अजीब सी चहल पहल थी। तुम लोग जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मेरा पोता किसी भी पल आता ही होगा। राजेश्वरी राय, घर की मालकिन और परिवार की धुरी, अपने काम में जुटी हुई थी। तभी पीछे से किसी ने उन्हें अपने गले से लगा लिया और एक चहकती हुई आवाज में बोला, शांत हो जाओ डार्लिंग दादी, भाई को आने में अभी 2 घंटे बाकी हैं। आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? दादी ने पीछे खड़े शख्स का कान पकड़ा। चुप हो जा नालायक, खुद तो कुछ काम धंधा करता नहीं, दूसरों को भी मत करने दिया कर। आज तेरा भाई पूरे 5 साल बाद घर आ रहा है और तू मदद करने की बजाय मुझे भी अपनी तरफ फालतू घूमने को कह रहा है। यह था करण राय, इस घर का छोटा बेटा। उम्र 20 साल, दिखने में बेहद हैंडसम, किसी भी लड़की के सपनों के राजकुमार जैसा। 6 फीट की ऊंचाई और मस्कुलर बॉडी देखकर कोई भी कह सकता था कि वह जिम में खूब पसीना बहाता है। स्वभाव से बेहद स्वीट और चंचल। जब जिंदगी में कोई टेंशन ही न हो तो शख्स अपने आप ही ऐसा हो जाता है। लेकिन उसमें एक बड़ी समस्या थी, अगर गलती से भी उसे गुस्सा दिला दिया जाए तो भगवान ही मालिक था। वैसे तो गुस्सा उससे 100 किलोमीटर की दूरी पर रहता था, लेकिन जब आ जाता तो जल्दी जाने का नाम नहीं लेता। उसकी जान सबसे ज्यादा अपने परिवार और अपनी क्यूट सी दोस्त अहाना में बसती थी। अगर कोई उसकी बेस्टी को गलती से भी चोट पहुंचा दे
तो आगे वाले की शामत तय थी। वह अभी कॉलेज के सेकंड ईयर में था। करण ने अपनी दादी से डांट खाकर मुंह फुला लिया। दादी, आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करती। आर्यन भाई के आने से पहले यह हाल है। भाई के आ जाने के बाद पता नहीं आप क्या ही करेंगी। करण का यूं फुला हुआ मुंह देख दादी उसे प्यार से मनाते हुए बोली, तू मेरा सबसे प्यारा पोता है। मैं तो हमेशा तुझसे ही सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। दादी की बात सुन करण जल्दी से अपनी प्यारी दादी को गले लगा लेता है और प्यार से बोलता है, मेरी प्यारी डार्लिंग दादी, यू नो हाउ मच आई लव यू। आई लव यू माई स्वीट हार्ट। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली एयरपोर्ट पर एक हैंडसम नौजवान अपने प्राइवेट प्लेन से नीचे उतरता है। उसका ऑरा बेहद खौफनाक था। उसके प्लेन के नीचे उतरते ही 20 से 25 ट्रेंड बॉडीगार्ड्स उसे घेर लेते हैं। उसका ऑरा, एटीट्यूड, चलने का स्टाइल, सब कुछ बेहद यूनिक और आकर्षक था। एयरपोर्ट पर इस वक्त कोई मौजूद नहीं था सिवाय उस शख्स और उसके साथियों के। पूरा एयरपोर्ट उस शख्स ने खाली करवा दिया था। तो अब जान लेते हैं हमारे हीरो यानी हमारी कहानी के मुख्य पात्र आर्यन राय के बारे में। आर्यन राय यूरोप का बिजनेस किंग और अंडरवर्ल्ड का बेतहाश बादशाह। उम्र महज 25 साल। हैंडसम तो इतना कि पूरी दुनिया में उसके जैसा दूसरा कोई नहीं था और न ही उसकी खूबसूरती किसी के साथ कंपेयर की जा सकती थी। गोरा रंग, नीले समुद्र से भी गहरी आंखें जो इस वक्त लाल महीन धागे लिए हुए थी, पतले खूबसूरत होंठ और तीखी नाक। कुल मिलाकर उसके फेशियल फीचर्स बेहद शार्प और अट्रैक्टिव थे। ऊंचाई करीब 6.2 इंच थी और साथ ही उसकी ताकतवर बॉडी जो उसे और ज्यादा खतरनाक बनाती थी। आर्यन एयरपोर्ट से बाहर निकला और अपनी नीली आंखों पर काले शेड्स चढ़ा लिए। उसके पीछे उसका असिस्टेंट रजत भी उसे फॉलो कर रहा था। इस बंदे की पर्सनालिटी भी बेहद शानदार थी। दिखने में यह भी किसी मॉडल से कम नहीं था। रजत ने आगे बढ़कर आर्यन की ब्लैक ऑडी का दरवाजा खोला, जिस पर आर्यन के अंदर बैठते ही उसने गेट बंद किया और खुद भी आगे आ बैठा। बॉस, हमें पहले कहाँ जाना है? राय मेंशन या ऑफिस? रजत ने पूछा तो आर्यन ने अपनी गहरी आवाज में 2 टूक जवाब देते हुए बोला, मेंशन। रजत ने ड्राइवर को मेंशन चलने का इंस्ट्रक्शन दे दिया, जिस पर ड्राइवर ने ऑर्डर मिलते ही गाड़ी को अपनी मंजिल की ओर बढ़ा दिया। आर्यन की गाड़ी के आगे पीछे 5-5 कारें और चल रही थी, जो आर्यन को प्रोटेक्ट कर रहे बॉडीगार्ड्स की कारें थी। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 2, आहाना की बातें। आर्यन की काली एसयूवी राय मेंशन के विशाल मुख्य द्वार के सामने आकर रुकती है। मुख्य द्वार पर खड़े बॉडीगार्ड्स आर्यन की गाड़ी को आता देख तुरंत लोहे के गेट खोल देते हैं। गाड़ी गेट से होते हुए अंदर बढ़ जाती है। अंदर का नजारा बेहद खूबसूरत था। 2 बड़े-बड़े फव्वारे, जिनसे फुहारों के रूप में बहता पानी और हरे भरे गार्डन की हरियाली किसी का भी मन मोह सकती थी। आर्यन की कारें एक के बाद एक मेंशन के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने रुक गईं। आर्यन अपनी कार से नीचे उतरा, अपनी इमोशनलेस आंखों से काले शेड्स हटाए और पूरे मेंशन पर एक भरपूर नजर घुमाई, जिसे वह आज से 5 साल पहले छोड़ कर गया था। आर्यन अपने लंबे डग भरता हुआ मेंशन के अंदर चला गया। अंदर आते ही आर्यन को अपनी दादी और भाई करण दिखे, जो आपस में गपशप करने में मसरूफ थे। यह आर्यन कब तक आएगा मुझसे? तो दादी कहते कहते रुक गईं क्योंकि उनकी नजर आर्यन पर पड़ गई। आर्यन को देख दादी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरा बच्चा, दादी की आंखों में पानी भर आया था। आए भी क्यों न, आखिर आज पूरे 5 साल बाद वह अपने पोते को सामने देख रही थी।
आर्यन अपनी दादी के पास आया और झुककर उनके पैर छुए, जिस पर दादी ने आर्यन को खूब सारा आशीर्वाद दिया और साथ ही उसके गले लग गईं। कितना समय हो गया तुझे अपने गले से लगाए और तू जो हमेशा दूर दूर रहता है। इस वक्त दादी बेहद भावुक थी। आर्यन ने दादी के आंसू पोंछे और नर्म आवाज में बोला, आप रोइए नहीं, अब आपके सामने हूँ। दादी ने आंसू पोंछते हुए मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और इधर-उधर नजर घुमाते हुए करण को ढूंढने लगी। यह करण कहाँ है? तभी करण भागते हुए सीढ़ियों से नीचे आया और आर्यन के गले लग गया। भाई आप आ गए। आई मिस्ड यू सो मच। आर्यन ने प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरा और बोला, मैंने भी। करण आर्यन से अलग हुआ और चहकते हुए बोला, भाई आपको मैं बता नहीं सकता, आज मैं बेहद खुश हूँ। अब आप हमारे साथ रहोगे। आर्यन ने एक लंबा समय अपने छोटे भाई और दादी के साथ बिताया। बेटा, तुम भी सफर से थक गए होगे। जाओ फ्रेश हो जाओ, फिर तीनों साथ में लंच करेंगे। आर्यन अपने कमरे में चला गया। उसका कमरा दूसरे फ्लोर पर सबसे आखिरी कोने में था। आर्यन अपने रूम में आया तो सब कुछ वैसा ही था जैसा वह 5 साल पहले छोड़ कर गया था। आर्यन का कमरा एक बड़े एरिया को कवर करता था। पूरा रूम यूरोपियन स्टाइल में बनाया गया था। कमरे की थीम ग्रे और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में थी। पर्दे भी काले रंग के थे और कमरे के बीचों बीच एक किंग साइज बेड था और साइड कोने में एक मिनी बार भी था। रूम में ही एक अलग से स्टडी रूम और एक बड़ा सा क्लोसेट रूम भी बना हुआ था। कुल मिलाकर उस रूम में जरूरत का हर सामान मौजूद था। हर चीज बेहद सलीके से रखी गई थी। आर्यन को नहीं पसंद था कि कोई भी उसके रूम में आए। उसके कमरे की सफाई तक रोबोट द्वारा होती थी। एक तरह से आर्यन एक रिजर्व्ड पर्सन था, जिसे अकेलेपन और ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी से गहरा लगाव था। आर्यन शावर लेने के लिए बाथरूम में चला गया। उसका बाथरूम भी हद से ज्यादा बड़ा और आलीशान था। आर्यन ने अपने कपड़े उतारे और शावर के नीचे खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथ सामने ग्लास वॉल पर टिका लिए। शावर का ठंडा पानी आर्यन के मजबूत जिस्म को भिगो रहा था। उसका चौड़ा सीना, 8 पैक एब्स, कसी हुई बाहें उसे बेहद आकर्षक बना रही थी। आर्यन हर तरह से परफेक्ट था, जिसकी चाह हर लड़की को थी, लेकिन शायद आर्यन को किसी की नहीं। एक लंबे शावर के बाद आर्यन खुद को काफी रिलैक्स महसूस कर रहा था। उसने अपने कैजुअल कपड़े पहने और कमरे से बाहर नीचे चला गया। आर्यन सीधा डाइनिंग हॉल में चला गया, जहां उसकी प्यारी दादी उसका ही इंतजार कर रही थी। दादी आर्यन को आता देख प्यार से उसे बैठने को बोलती हैं और अपने हाथों से आर्यन को खाना परोसने लगती हैं। आर्यन यह देख दादी को रोकते हुए बोला, आप क्यों परोस रही हैं? आप मेरे पास बैठिए, यह काम करने के लिए लोग हैं। कहते हुए आर्यन ने दादी को बिठा दिया, जिस पर वेटर सर्व करने लगे। दादी आर्यन के पास बैठ गईं और उसे प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाती हुई बोली, तू इतने सालों बाद घर आया है, आज मुझे अपनी मर्जी चलाने दे। आर्यन दादी की बातें सुन उनसे प्यार से कहता है, मुझ पर आपका पूरा हक है। दादी प्यार से उसे खाना खिलाते हुए उससे 5 सालों का हाल चाल पूछती हैं। बातें करते हुए आर्यन का ध्यान करण पर जाता है, जो इस वक्त वहां मौजूद नहीं था। करण कहाँ है? उसकी दोस्त का फोन आया था तो बात करने बाहर गया है। आता ही होगा। जैसे ही दादी ने अपनी बात खत्म की, करण अंदर आते हुए बड़बड़ा रहा था और थोड़े गुस्से में भी लग रहा था। करण बड़बड़ाता हुआ चेयर पर बैठ गया। दादी जब उसके चेहरे पर गुस्से भरे भाव देखती है, तो समझ जाती है करण क्यों गुस्सा है। क्या हुआ? आज भी नहीं आ रही क्या? दादी की बात सुन करण रूठा हुआ सा कहता है,
हाँ दादी, वो चुड़ैल आज भी नहीं आ रही है। मैं भी बोर हो गया हूँ उसके बिना। दादी हंस पड़ती है, जिस पर आर्यन अपनी नजरें करण की ओर घुमाते हुए बोला, तुम किसी की बात कर रहे हो? और यह चुड़ैल कौन है? आर्यन का सवाल सुन दादी हंसते हुए कहती हैं, वो कोई चुड़ैल नहीं है, बस यह नालायक उसे गुस्से में अनाप शनाप बोलता रहता है। भाई, वो चुड़ैल से कम भी नहीं है। सब दिन मुझे परेशानी करती रहती है और जब उसे डांटता हूँ तो दादी से मेरी शिकायत अलग से कर देती है और सारा इल्जाम मुझ जैसे मासूम पर डाल देती है। आज उसे गए हुए 3 दिन हो चुके हैं और अभी तक वापस नहीं आई। आर्यन उसकी बातें सुन कंफ्यूज था कि करण किसके बारे में बोल रहा है। पर वो है कौन जो तुम्हें इतना परेशान करती है? जिस पर दादी ने जवाब देते हुए कहा, उसका नाम अहाना है, इस नालायक की बचपन की दोस्त है। 3 दिन पहले अपनी दादी के साथ घूमने गई है और इन महाशय को उसके बिना मन नहीं लग रहा है और ना ही नई नई शैतानियां करने को मिल रही हैं। दादी, मैं कोई शैतानी नहीं करता और जो भी करती है सब अहाना ही करती है। लेकिन इल्जाम सिर्फ मुझ पर ही लगते हैं। हाँ तो, तू कौन सा दूध का धुला है? तू भी उसी के जैसा है। आर्यन उनकी बातें सुन मन ही मन बोला, कौन है जो यह दोनों उसकी तारीफें, शैतानियां गिनवाते नहीं थक रहे। कब आ रही है वो शैतान की दुकान? दादी ने पूछा। परसों का बोल रही थी। देखते हैं उसका परसों कब आता है। ऐसे ही बातें करते हुए तीनों ने अपना डिनर किया और बाहर गार्डन में चले गए। दादी ने बातों ही बातों में आर्यन से शादी के बारे में पूछा। बेटा आर्यन, अब तुम शादी कर लो। मुझे भी अब अपनी पोता बहू चाहिए। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बता दो, मैं जल्द ही तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू कर दूंगी। दादी कहते वक्त काफी खुश लग रही थी। दादी की बात पर करण भी बोल उठा, हाँ भाई, जल्दी से बता दो। आपने मेरे लिए भाभी ढूंढी है या नहीं? मैं डैम श्योर हूँ, आपकी गर्लफ्रेंड तो पक्का होंगी। दादी और करण के सवालों को सुन आर्यन टेबल पर पड़ी मैगजीन को उठाते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, मेरे पास इन फालतू के कामों के लिए वक्त नहीं है। रही बात शादी की तो फिलहाल मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। आर्यन का जवाब सुन दादी थोड़े गुस्से में कहती हैं, अब तेरी उम्र हो गई है शादी करने की और तेरी कोई गर्लफ्रेंड तक नहीं है। फिर तेरा इतना बड़ा बिजनेस मैनेज होने का क्या फायदा? करण भी दादी का साथ देते हुए कहता है, हाँ भाई, आप कितने बोरिंग हो। एक गर्लफ्रेंड तो होनी ही चाहिए। मेरी तो कॉलेज में 20 गर्लफ्रेंड थी, पर अब एक ही है। उस चुड़ैल की वजह से मेरी 19 गर्लफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो गया। दादी उसकी बात सुन हंसते हुए बोली, वो दो भी कैसे बच गई? अभी उसे उन दोनों के बारे में पता नहीं है। जिस दिन पता लग गया, मेरी लंका लगना तो तय है। दादी उसकी बातों को सुन हंसते हुए बोली, तू इसी के लायक है। जरूर तू उसे छेड़ता होगा, तभी बदला लेने के लिए वो तेरी गर्लफ्रेंड्स को टिकने नहीं देती। आर्यन वापस से अहाना का जिक्र सुन उन दोनों की तरफ देखने लगा। अहाना का टॉपिक स्टार्ट होते ही दोनों आर्यन की शादी का टॉपिक भूल ही गए, जिससे आर्यन को थोड़ी राहत मिली। ऐसे ही बातें करते हुए तीनों अपने अपने कमरे में चले गए। आर्यन अपने कमरे में आकर रजत को फोन करता है और ऑफिस की अपडेट लेता है। फोन रखने के बाद आर्यन अपना लैपटॉप उठाता है और कमरे में ही बने स्टडी रूम में चला गया। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 3, अहाना ने आर्यन को चूमा। अगले दिन आर्यन सुबह 4 बजे उठा। यह उसका रोज का रूटीन था। चाहे वह रात को 2 बजे ही क्यों न सोया हो, उसकी आंख 4 बजते ही खुल जाती थी। आर्यन बेड से उठा और फ्रेश होने बाथरूम चला गया। फ्रेश होने के बाद आर्यन घर में बने जिम में चला गया। घर में हर तरह की सुविधाएं थी। महल जितना बड़ा था उतना ही खूबसूरती से सजाया भी गया था।
आर्यन ने जिम में लगभग 2 घंटों तक एक्सरसाइज की। इन 2 घंटों में आर्यन का पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। बॉडी के हर कर्व बिल्कुल कस चुके थे। आर्यन ने अपनी एक्सरसाइज रोकी और खिड़की के पास खड़ा हो गया, जहां सुबह की ठंडी ठंडी हवा मध्यम गति से चल रही थी। अभी कुछ ही समय बीता था कि एक वेटर ट्रे में एनर्जी ड्रिंक और पानी की बोतल लेकर आया। वेटर ने सामान आर्यन के आगे कर दिया। आर्यन ने पानी की बोतल ली और उसे अपने सिर पर उड़ेल दिया। उसने अपने गीले बालों को झटकते हुए पीछे की ओर किया। इस हरकत पर वह बेहद हैंडसम लग रहा था। एक पल के लिए तो वह वेटर भी उसे देखता रह गया। आर्यन ने एनर्जी ड्रिंक ली और पीते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गया। आर्यन अपने कमरे में आया और ऑफिस के लिए रेडी हो गया। आज उसने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना था, हाथों में चमचमाती घड़ी, शाइन करते लेदर के ब्लैक शूज, जेल से सेट किए हुए उसके काले बाल और हर तरफ से परफेक्ट लुक। आर्यन के क्लोसेट में ऐसी कई वॉचेस, सनग्लासेस, बिजनेस सूट देखने को मिल सकते हैं जिनकी कीमत करोड़ों में थी। आम आदमी के लिए ये सब अफोर्ड करना एक सपने के बराबर था। आर्यन ने अपना मेल परफ्यूम यूज किया और नीचे हॉल में आ गया, जहां उसकी दादी राजेश्वरी राय भगवान की आरती कर रही थी। आर्यन वहीं हॉल में सोफे पर बैठ गया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल शून्य थे, जहां किसी भी चीज का कोई भाव नहीं था। दादी आरती पूरी कर आर्यन के पास आ गई। आर्यन ने उनके पैर छुए तो दादी ने प्यार से आर्यन को आशीर्वाद दिया। दादी भी आर्यन के पास सोफे पर बैठ गई। आर्यन ने करण के बारे में पूछा तो दादी ने कहा, वो 9 बजे से पहले नहीं उठने वाला। आर्यन ने बस हाँ में सर हिलाया। वेटर्स ने आर्यन को उसकी ब्लैक कॉफी और न्यूज़पेपर दिया और वहां से चले गए। आर्यन को इतनी सुबह तैयार हुआ देख दादी ने पूछा, बेटा, इतनी सुबह कहाँ जाने को तैयार हुए हो? मैं आज ऑफिस जा रहा हूँ। मैंने अपना हेड ऑफिस दिल्ली में ही सेटअप कर लिया है, जिससे मुझे अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। आर्यन का जवाब सुन दादी खुश हो जाती है कि अब उनका पोता यहीं रहेगा। यह तो बहुत अच्छी बात है। तभी घर के बाहर एक ब्लैक कार गेट के अंदर आती है। उस कार से एक लड़की उतरती है जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। शायद उसके लिए खूबसूरत शब्द भी उसकी खूबसूरती के आगे बेहद छोटा था। अगर उसकी तुलना किसी अप्सरा से भी की जाए तो यह उसकी खूबसूरती की तौहीन थी। उस लड़की के होठों पर एक गहरी और मन को भा लेने वाली खूबसूरत सी मुस्कान थी। उसने अपने कदमों का रुख तेजी से घर की ओर कर लिया। घर के अंदर आते ही उसने हॉल में बैठे आर्यन को पीछे से अपने गले लगा लिया और अपनी शहद सी मीठी आवाज में चहकती हुई बोली, आई मिस यू सो मच टेडी। और कहते कहते उसने आर्यन के गाल पर अपने होंठ टिका उसे चूम लिया। आर्यन एकदम से हुए इस इंसिडेंट से स्तब्ध था। उस लड़की के खूबसूरत हाथ उसके सीने पर लिपटे हुए थे और दूसरा उसके मुलायम होठों को अपने गाल पर महसूस कर उसकी धड़कनें एकदम से बढ़ गईं। उसकी आंखें एकदम स्थिर थीं। उस लड़की की आवाज इतनी ज्यादा मीठी थी कि आर्यन को अपने कानों में शहद घुलता हुआ महसूस हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि यह क्या है, तो यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो उस लड़की को हुई। बात यह है कि यह लड़की और कोई नहीं, हमारी कहानी की प्यारी हीरोइन अहाना है। प्यार से सब इसे पीहू बुलाते हैं। उम्र 18 साल, ऊंचाई 5.5 फीट, हल्के भूरे सुनहरे, कमर से नीचे तक लहराते लंबे बाल, हिरनी सी खूबसूरत ग्रे आंखें, गोरा रंग, इसके आगे तो दूध भी फीका लगे। एकदम लाल होंठ जैसे शरीर का सारा खून उसके होठों में ही जब्त हो। छोटी सी नाक, गहरी पलकें, दिखने में बेहद ही खूबसूरत और स्वभाव की बेहद मासूम, चंचल। और करण ने इनकी तारीफें तो की ही थी,
तो समझ जाओ। तो गलतफहमी यह हुई थी कि आर्यन जिस सोफे पर बैठा था वह गेट के ऑपोजिट साइड था, जिससे आर्यन की पीठ गेट की ओर थी। जब अहाना घर के अंदर आई तो उसने आर्यन को करण समझ गले लगा लिया। जब दादी ने अहाना को आर्यन के गले लगते हुए देखा तो वह थोड़ा परेशान हो गई, क्योंकि दादी को पता था उनके पोते का स्वभाव कितना कड़ा है और कहीं अहाना की इस हरकत पर आर्यन उसे डांट न दे। जब अहाना को कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला तो वह आर्यन से अलग होकर उसके आगे आई तो करण की जगह किसी और को देख चौंक गई, क्योंकि उसने तो करण समझ के आर्यन को गले लगा लिया था। जब उसने आर्यन की लाल आंखें देखीं तो वह थोड़ा डर गई। उसने जल्दी से आर्यन से माफी मांगते हुए मासूमियत से कहा, सॉरी अंकल, मुझे लगा कि यहाँ टेढ़ी है तो मैं गलती से आपके गले लग गई। उसने बेहद क्यूट सा फेस बनाकर बोला था, जिसे कोई कितना भी गुस्सा क्यों न हो, उसका भोला चेहरा और मीठी बोली में सब कुछ भूल जाए। तो हमारा हीरो किस खेत का मूला है? जब अहाना आर्यन से अलग हुई तो वह अपने सेंसेस में वापस आया और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं कि किसी ने बिना उसकी मर्जी के छुआ कैसे, और वह भी एक लड़की ने। लेकिन जब अहाना उसके बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई तो इस बार वह अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया। उसे अपने बंजर दिल में फूल खिलते हुए महसूस हो रहे थे। उसकी गहरी नीली आंखें तो बस अपने सामने खड़ी लड़की के प्यारे से पप्पी फेस पर जम सी गईं। उसकी नीली आंखें कभी अहाना की सहमी आंखों पर टिकती तो कभी फिसलते हुए उसके होंठों पर रुक जातीं। लेकिन आर्यन ने जैसे ही अहाना के मुंह से अंकल सुना, उसकी आंखें सर्द हो उठीं। वहीं जब अहाना ने आर्यन को अंकल कहा, उसी वक्त रजत भी अंदर आ रहा था। अपने हैंडसम बॉस के लिए किसी लड़की के मुंह से अंकल सुन उसे जोर का झटका लगा। उसने मन ही मन उस बेवकूफ लड़की की ओर नजरें घुमाईं तो उसकी आंखों का आकार हद से ज्यादा बड़ा हो गया। माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटी! उसके खुले मुंह से बस इतने ही शब्द निकले। लेकिन अपने बॉस से आती ठंडी वाइब्स को महसूस कर रजत भगवान से प्रार्थना करने लगा कि आर्यन इस खूबसूरत लड़की को कोई नुकसान न पहुंचा दे। रजत आर्यन के साथ लंबे समय से था। उसे आर्यन के बारे में बहुत कुछ पता था और उसके बिहेवियर से तो वह नसन से वाकिफ था। आर्यन को लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि लड़कियां उसे देखते ही उससे चिपकने की कोशिश करतीं और उसे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे बस अपने काम से मतलब था। कई लड़कियों ने आर्यन के पास आने की कोशिश की और कईयों ने तो उसके ड्रिंक्स में ड्रग डाल उसके साथ रात गुजारने की हिम्मत तक की थी, लेकिन उसके बॉडीगार्ड के रहते यह सब इम्पॉसिबल था। जिन लड़कियों ने भी आर्यन के साथ ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की, उनका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया, भले ही उनका बैकग्राउंड कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों न हो। इधर आर्यन अहाना के मुंह से अंकल सुन हाइपर हो गया था। वह कुछ कहने ही वाला था कि दादी ने जल्दी से अहाना को अपने पास बुलाया और आर्यन से इंट्रोडक्शन करवाते हुए बोली, पीहू बच्चे, ये मेरा बड़ा पोता है आर्यन। कल ही अब्रॉड से इंडिया आया है। और आर्यन, यह है अहाना, हमारे पड़ोस में ही रहती है और करण की बचपन की दोस्त। कल हम इसके बारे में ही बात कर रहे थे। आर्यन ने बिना अपनी नजरें अहाना से हटाए हुए अपनी कोल्ड वॉइस में बोला। हम अहाना को आर्यन से काफी डर महसूस हो रहा था। उसने हौले से आर्यन की ओर देखा और हेलो बोला, जिस पर आर्यन की इंटेंस नजरें उस पर और गहरी हो गईं। अहाना ने फट से अपनी नजरें फेर ली। उसे आर्यन की ओर और नहीं देखना था। अहाना ने दादी को जोर से हग किया और बोला, मेरी प्यारी दादी, मैंने आपको बहुत बहुत मिस किया। चल झूठी, अगर मिस किया होता तो इतने दिन हमसे दूर थोड़ी न रहती, दादी झूठा रूठते हुए बोली।
तो अहाना थोड़ी मायूस हो गई और अपने गले को चुटकी में पकड़ते हुए मासूमियत से बोली, सच्ची दादी, मैंने आपको मिस किया था। और सॉरी, मैं लेट हो गई। लेकिन अब मैं आ गई हूं ना। अब आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। दादी हंस पड़ी और उसके गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए उसके सफर के बारे में पूछने लगी, जिस पर अहाना खुशी खुशी सब कुछ दादी को बता रही थी। बोलते वक्त उसके क्यूट क्यूट एक्सप्रेशंस, मटकते हाथ और सबसे खूबसूरत उसकी मुस्कान, ये सब आर्यन बहुत गौर से देख रहा था। अहाना की बातों को सुन अचानक ही उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर उठ गए, जिससे शायद वह खुद अनजान था। इधर जब रजत ने अपने बॉस को स्माइल करते हुए देखा तो यह उसके लिए सुबह का दूसरा शौक था, क्योंकि उसने अब तक आर्यन के चेहरे पर मुस्कान तो छोड़ो, कभी कोई भाव नहीं देखे थे। आज उसके होठों पर मुस्कान देख उसे यह दुनिया के 8वें अजूबे से कम नहीं लग रहा था। जब से अहाना आई थी, दादी ने तो आर्यन को जैसे इनविजिबल ही मान लिया था। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 4, आर्यन की जलन। दादी और अहाना अपने में ही खोई हुई थी और आर्यन बैठा प्यार से अहाना की मीठी मीठी बातें सुन रहा था। वह नहीं जानता था कि वह इस वक्त कैसी भावनाएं महसूस कर रहा है, लेकिन उसे यह बहुत अच्छा लग रहा था। वह नहीं चाहता था कि उसके सामने बैठी लड़की बोलना बंद करे। वह उससे और सुनना चाहता था। अहाना के क्यूट से एक्सप्रेशंस के साथ हाथों को हिलाना, हंसते वक्त उसके गालों पर पड़ते डिंपल, उसे एक 5 साल के प्यारे बच्चे का लुक दे रहा था। दादी, टेडी कहाँ है? अहाना ने पूछा। वो अभी तक सो रहा है, दादी ने जवाब दिया। क्या? अभी तक? अहाना ने अपने गाल फुला लिए। मुझे तो सुबह सुबह जल्दी उठा देता है और खुद अभी तक सो रहा है। अभी उस मोटे को उठाकर लाती हूँ। हाँ जाओ, फिर साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे, दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। अहाना जल्दी से ऊपर चली गई। आर्यन भी उसे जाते हुए देखने लगा और मन ही मन बोला, यू इग्नोर्ड मी, मिस रेड लिप्स, आफ्टर हग एंड किस, बट आई विल नॉट स्पेयर यू इजीली एनी मोर। यह सब सोचते हुए आर्यन के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। रजत अपने बॉस के बदलते मूड को नोटिस कर रहा था, पर वह उसका दिमाग पढ़ पाने में नाकामयाब रहा। अहाना के जाने के बाद आर्यन ने रजत की ओर देखा, जो कब से उसे ही देख रहा था। आर्यन ने एक कोल्ड लुक रजत की ओर डाला तो रजत सकपका गया। फिर उसने अपने बॉस को ग्रीट किया और ऑफिस के अपडेट्स देने लगा। आर्यन ने सुना और ओके कहकर उसके हाथ से फाइल लेकर उसे जाने का इशारा किया। रजत भी इशारा मिलते ही वहां से चला गया। इधर दादी और आर्यन दोनों डाइनिंग हॉल में आ गए। कुछ ही देर में ऊपर से करण और अहाना की हंसी की आवाजें सुनाई देने लगी। मोटे, तू चल रहा है या मैं टांग तोड़ू तेरी, अहाना की आवाज थी, जिसमें हल्की नाराजगी और ढेर सारा प्यार था। अहाना, बस 5 मिनट और। क्या है ना, रात को एक मूवी देखी थी और। करण अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही अहाना ने उसे लगभग खींचते हुए नीचे ला दिया। आर्यन ने देखा, अहाना के हाथों में करण के बाल थे और वह उसे डांटते हुए नीचे ला रही थी। करण भी नाटक कर रहा था जैसे अहाना उसे बहुत तंग कर रही हो। दादी, देखिए ना ये टेडी कितना आलसी हो गया है। मैं कल से इसे उठाने आऊंगी ही नहीं, अहाना ने शिकायत की। हाँ हाँ, क्यों नहीं आएगी? तेरे बिना तो इसका मन ही नहीं लगता, दादी ने चिढ़ाते हुए कहा। आर्यन अपनी कॉफी पीते हुए उन दोनों को देख रहा था। जब करण ने अहाना को अपनी ओर खींचा और उसके बालों को बिगाड़ते हुए चिढ़ाया, तूने मुझे क्यों उठाया? अब मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ, अहाना ने तुरंत जवाब दिया। तू सोता ही कहा है?
बस ड्रामे करता है। उनकी इस मस्ती और सहजता को देख आर्यन के सीने में एक अजीब सा कसक उठी। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई और अहाना के इतना करीब हो, खासकर करण। वह उन दोनों की हंसी और उनके बीच की दोस्ती को देख रहा था और एक अनजानी सी जलन उसके अंदर पनप रही थी। यह भावना उसके लिए नई थी, क्योंकि उसने कभी किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया था। आर्यन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसका चेहरा अब पहले से ज्यादा कठोर लग रहा था। उसने कॉफी का कप मेज पर रखा और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो उसकी नीली आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक पजेसिवनेस की चमक जिसे वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था। दादी और करण अहाना के साथ बातें करते हुए इतने व्यस्त थे कि उन्होंने आर्यन के बदलते भावों पर ध्यान ही नहीं दिया। अहाना ने करण को एक प्लेट में पराठे दिए और कहा, ये लेखा, पता नहीं कब से भूखा होगा। मेरी स्वीटहार्ट, करण ने अहाना का हाथ पकड़ लिया और प्यार से बोला। यह देखकर आर्यन के अंदर की आग और भड़क उठी। उसने अपनी सीट से उठने की कोशिश की, लेकिन खुद को रोका। दादी, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, आर्यन ने अपनी ठंडी लेकिन थोड़ी भारी आवाज में कहा। दादी ने चौंक कर आर्यन की ओर देखा। बेटा, अभी नाश्ता तो कर लो। अहाना भी आ गई है। नहीं दादी, मुझे जरूरी मीटिंग्स है, मैं बाद में कर लूंगा, आर्यन ने कहा और बिना अहाना की ओर देखे ही हॉल से बाहर निकल गया। रजत, जो दूर खड़ा था, आर्यन के मूड को भाप चुका था। उसने तुरंत आर्यन के पीछे कदम बढ़ाए, जानता था कि बॉस का मूड खराब होने का मतलब क्या होता है। आर्यन की गाड़ी तेज गति से राय मेंशन से बाहर निकल गई, पीछे धुएं का निशान छोड़ती हुई। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 5, अहाना की चंचलता, आर्यन का अवलोकन। आर्यन के जाने के बाद राय मेंशन में नाश्ते का माहौल एक बार फिर हल्का हो गया। करण और अहाना अपनी बचपन की शरारतों और कहानियों में खोए हुए थे। आर्यन की गैरमौजूदगी में अहाना ने फिर से अपनी स्वाभाविक चंचलता और मासूमियत को पूरी तरह से अपना लिया था। और पता है दादी, अहाना अपने हाथ नचाते हुए करण की ओर देख रही थी। इस मोटे टेडी ने मेरी नई वाली ड्रेस पर कॉफी गिरा दी थी। मुझे तो लगा था अब इसे घर से निकाल ही देंगी आप। करण तुरंत बचाव में आया। मैंने जानबूझकर थोड़ी किया था। तू ही हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है। दादी हंस पड़ी। अरे, तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे। अहाना ने अपनी बात जारी रखी और फिर इसने कहा कि ये मुझे नई ड्रेस दिलाएगा, लेकिन दिलाया नहीं। आप बताओ दादी, ये वादा तोड़ना हुआ ना? अहाना ने मासूमियत से अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाते हुए दादी की ओर देखा। इन बातों से अनजान आर्यन अपनी ऑफिस में था, लेकिन उसका मन पूरी तरह से शांत नहीं था। मीटिंग्स के बीच भी उसका दिमाग रह रहकर अहाना के चेहरे, उसकी हंसी और उसके गाल पर पड़े डिंपल्स की ओर भटक रहा था। अंकल शब्द उसके कानों में चुभ रहा था, और प्रिया नहीं। अहाना के करण के साथ की वो सहजता उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। आर्यन ने कभी सोचा नहीं था कि किसी लड़की की मौजूदगी उसे इस कदर विचलित कर सकती है। शाम को जब आर्यन ऑफिस से लौटा तो उसने अपनी कार में बैठे बैठे ही मेंशन के गार्डन में चहल पहल देखी। अहाना और करण कैरम बोर्ड खेल रहे थे और उनके साथ कुछ और दोस्त भी थे। अहाना एक शॉट लगाकर खुशी से उछल पड़ी। हाँ, मैंने जीता। उसकी हंसी पूरे गार्डन में गूंज रही थी। आर्यन ने अपनी गाड़ी को धीरे करने का निर्देश दिया और कुछ देर दूर से ही उन्हें देखता रहा। अहाना ने अपने दोस्तों के साथ मजाक में भागना शुरू कर दिया और करण उसके पीछे भाग रहा था, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था।
अहाना पेड़ों के बीच से होते हुए भागी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी मुस्कान किसी भी अंधेरे को रोशन कर सकती थी। आर्यन ने अपनी कार की खिड़की थोड़ी नीचे की और अहाना की हंसी साफ उसके कानों तक पहुंची। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी नीली आंखें अहाना के हर कदम को ट्रैक कर रही थी। कुछ देर बाद अहाना एक फूलदान के पास रुक गई, जहां एक लाल गुलाब खिला हुआ था। उसने उसे हल्के से छुआ और फिर करण की ओर देखकर मजाक में अपनी जीभ बाहर निकाली। करण ने नकली गुस्से में उसे घूरा। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। वह अंदर चला गया। हॉल में दादी बैठी थी। आर्यन ने उन्हें ग्रीट किया और सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ गया। उसे अब भी अहाना की हंसी और उसकी हरकतों की गूंज सुनाई दे रही थी। वह अपनी इस नई बेचैनी से जूझ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक ऐसी लड़की जिससे वह पहली बार मिला था, वह उसके शांत जीवन में इतनी हलचल कैसे मचा सकती है। रात के खाने पर आर्यन ने फिर से अहाना को देखा। वह दादी से अपनी यात्रा के बारे में बात कर रही थी और बता रही थी कि कैसे उसने पहाड़ों पर ट्रैकिंग की और कितनी मजेदार थी वो ट्रिप। आर्यन चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। जब अहाना अपनी बातें खत्म करती तो वह अनजाने में ही आर्यन की ओर देख लेती और आर्यन की तीव्र नजरें उसे थोड़ा असहज कर देतीं। वह अपनी नजरें हटा लेती, लेकिन आर्यन की आंखें उसका पीछा करतीं। खाने के बाद जब सब हॉल में बैठे थे, अहाना ने एक म्यूजिक सिस्टम चलाया और अचानक ही गाने पर डांस करने लगी। करण भी उसमें शामिल हो गया। अहाना के स्टेप्स मासूम और मजेदार थे और वह पूरी तरह से गाने में खोई हुई थी। आर्यन सोफे पर बैठा उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें अहाना के हर मूव को फॉलो कर रही थी। उसके अंदर एक अजीब सी उम्मीद जग रही थी, एक ऐसी भावना जिसे वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था। क्या यह सिर्फ आकर्षण था या कुछ और गहरा जो उसके बंजर दिल में अंकुरित हो रहा था? जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 6, एक अनपेक्षित मुलाकात। रात का खाना खत्म हो चुका था और मेंशन में अब हल्की शांति थी। आर्यन अपने स्टडी रूम में बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ जरूरी फाइलों को देख रहा था। उसके चेहरे पर एकाग्रता थी, लेकिन उसके ज़हन में कहीं कहीं अहाना की चंचल हरकतें घूम रही थी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वह एक ऐसी लड़की के बारे में क्यों सोच रहा है जिससे उसका कोई लेना देना नहीं। वह अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे उसने हमेशा हर कमजोरी को दबाया था। तभी उसके स्टडी रूम के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आर्यन ने सर उठाया। उम्मीद नहीं थी कि कोई इस समय उसके कमरे में आएगा। अंदर आ जाओ। आर्यन की आवाज हमेशा की तरह ठंडी और नियंत्रित थी। दरवाजा धीरे से खुला और सामने अहाना खड़ी थी। उसने हल्की सी पीली टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे। उसके हाथों में 2 मग थे, जिनमें से भाप निकल रही थी। अहाना थोड़ी झिझक रही थी। शायद उसे पता नहीं था कि आर्यन इतनी देर तक जागा होगा। सॉरी, क्या मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ? अहाना ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में वही शहद सी मिठास थी। आर्यन ने एक पल के लिए अपनी नीली आंखें उस पर टिकाईं। नहीं। क्या चाहिए? दादी ने कहा था कि आप अभी तक जागे होंगे और काम कर रहे होंगे। उन्होंने मेरे हाथों गर्मा गर्म हॉट चॉकलेट भेजी है। मुझे लगा शायद आपको पसंद आएगी, अहाना ने मासूमियत से कहा और एक मग आर्यन की ओर बढ़ाया। आर्यन ने पहले तो मग को देखा, फिर अहाना को। कोई उसके कमरे में आया था, और वह भी एक लड़की। यह बात उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी।
लेकिन अहाना की मासूमियत और उसकी आवाज में छिपी ईमानदारी ने उसे कुछ कहने से रोक दिया। उसने धीरे से मग अपने हाथ में ले लिया। उसकी उंगलियों ने गलती से अहाना की उंगलियों को छुआ, जिससे एक हल्की सी सहरन दोनों को महसूस हुई। आर्यन ने तुरंत अपना हाथ हटा लिया। धन्यवाद, आर्यन ने कहा। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। अहाना थोड़ी देर चुपचाप खड़ी रही, फिर दूसरा मग अपने मुंह से लगाया। आप इतनी रात तक काम क्यों करते हैं, अंकल? अहाना ने फिर से अंकल शब्द का इस्तेमाल किया, जिससे आर्यन की भवें तन गईं। यह मेरे काम का हिस्सा है, आर्यन ने रूखेपन से जवाब दिया। लेकिन इतनी मेहनत से क्या फायदा? थोड़ी देर खुद के लिए भी तो निकालनी चाहिए। दादी भी यही कहती हैं। अहाना ने बिना किसी डर के अपनी बात रखी। उसकी मासूमियत ऐसी थी कि वह किसी से भी कुछ भी कहने से नहीं डरती थी। आर्यन ने अपनी नजरें अपने लैपटॉप की ओर घुमा ली, लेकिन उसका ध्यान अहाना की बातों पर था। यह मेरी जिंदगी है। जिंदगी सिर्फ काम करने के लिए नहीं होती, अंकल। जिंदगी जीने के लिए होती है। जैसे पहाड़ों पर जाना, नए लोगों से मिलना, मजे करना, दोस्तों के साथ खेलना, अहाना ने जोश से कहा। आप तो हमेशा गंभीर रहते हैं, कभी हंसते भी नहीं। आर्यन ने अपना सिर उठाया और सीधे अहाना की आंखों में देखा। उसकी तीव्र नजरें अहाना को एक पल के लिए सहमा गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। तुम्हें क्या पता मेरे बारे में? आर्यन की आवाज में एक अनकही चुनौती थी। मुझे पता है, अहाना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। करण ने बताया था कि आप दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं और अंडरवर्ल्ड के किंग भी। लेकिन क्या फायदा इतनी शक्ति का जब आप खुश ही नहीं रहते? आर्यन के अंदर एक अजीब सा गुस्सा और खीज उठी। कोई उसके बारे में इतनी आसानी से बात कैसे कर सकता है? वह अपनी काली दुनिया को किसी और के सामने नहीं आने देता था। लेकिन अहाना की मासूमियत में कोई दुर्भावना नहीं थी। तुम यहाँ क्यों हो? आर्यन ने सवाल बदला। मैंने कहा ना, दादी ने भेजा था। और वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही थी, अहाना ने जवाब दिया। उसने मग मेज पर रखा और कमरे में इधर-उधर देखने लगी। उसकी नजर आर्यन के विशाल बुकशेल्फ पर पड़ी। ओह, आपको पढ़ना पसंद है? इससे पहले कि आर्यन कुछ बोलता, अहाना एक किताब निकालने के लिए बुकशेल्फ की ओर बढ़ गई। आपकी आंखें भी इतनी गंभीर क्यों हैं? बिल्कुल इस कमरे की तरह, ब्लैक एंड व्हाइट। क्या आपको कलरफुल चीजें पसंद नहीं? अहाना ने एक पुरानी किताब हाथ में लेते हुए कहा। आर्यन उसे देखता रहा। वह उसके कमरे में घूम रही थी, जिसे उसने इतने सालों से किसी और को छूने तक नहीं दिया था, और वह बेफिक्र होकर उसे जज कर रही थी। एक पल को आर्यन को गुस्सा आया कि वह उसे बाहर निकाल दे, लेकिन फिर अहाना की मासूमियत ने उसे रोक लिया। वह किसी बच्ची की तरह लग रही थी जो एक नए खिलौने की दुकान में घुस गई हो। यह किताब मैंने पहले कभी नहीं देखी। अहाना ने एक पुरानी, धूल भरी किताब निकाली। क्या मैं इसे ले सकती हूँ? आर्यन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, नहीं। अहाना ने निराशा से मुंह फुला लिया। क्यों? वह तुम्हारी समझ से परे है, आर्यन ने सीधा जवाब दिया। अहाना ने उसे घूर कर देखा। आप हमेशा ऐसे ही रहते हैं? बोरिंग अंकल। अहाना ने अंकल शब्द पर फिर जोर दिया, जिससे आर्यन को हल्की सी झुंझलाहट हुई। अब तुम जा सकती हो। आर्यन ने अपनी नजरें लैपटॉप पर वापस टिका लीं। अहाना को लगा कि उसने शायद ज्यादा ही बोल दिया। वह धीरे से मुड़ी और दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। गुड नाइट, अंकल, उसने कहा और दरवाजा बंद कर दिया। आर्यन ने लैपटॉप से नजरें हटाईं
और बंद दरवाजे की ओर देखा। उसके हाथ में हॉट चॉकलेट का मग था, जो अब ठंडा हो चुका था। उसने एक घूंट लिया। उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा था जो उसे बिना किसी डर के कुछ भी बोल सकता था। और सबसे अजीब बात, उसे यह बुरा भी नहीं लग रहा था, बल्कि एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। आर्यन ने सोचा कि शायद यह हॉट चॉकलेट का असर है, लेकिन उसके दिल की धड़कनें कुछ और ही कह रही थी। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 7, आर्यन का आंतरिक संघर्ष। पिछली रात अहाना के जाने के बाद आर्यन अपने स्टडी रूम में अकेला बैठा रहा। हॉट चॉकलेट का खाली मग उसके सामने पड़ा था। उसकी मीठी सुगंध अभी भी हवा में घुली हुई थी। आर्यन ने लैपटॉप बंद कर दिया। अब उसे काम में जरा भी मन नहीं लग रहा था। उसकी आंखें बंद थी और उसके ज़हन में अहाना की आवाज, उसकी हंसी और अंकल कहने का उसका मासूम अंदाज गूंज रहा था। यह सब क्या है? उसने खुद से पूछा। आर्यन ने अपनी पूरी जिंदगी भावनाओं को दबाकर रखी थी। दर्द, गुस्सा, नफरत, ये भावनाएं उसके लिए परिचित थीं, लेकिन यह अजीब सी बेचैनी, यह अनायास आकर्षण, यह बिल्कुल नया था। उसने कभी किसी लड़की को अपने करीब आने नहीं दिया था। उसके अंडरवर्ल्ड के नियम और बिजनेस की कठोरता ने उसे भावनात्मक रूप से एक दीवार के पीछे धकेल रखा था। उसने आंखें खोलीं और कमरे की काली सफेद थीम को देखा। यह उसका चुनाव था। उसकी जिंदगी भी तो ऐसी ही थी, ब्लैक एंड वाइट, नियमों और नियंत्रण से भरी। लेकिन अहाना तो रंगों से भरी थी। उसकी हर बात, हर हरकत में एक जीवंतता थी जो आर्यन की नीरस दुनिया में अचानक से फूट पड़ी थी। वह मुझे अंकल क्यों कहती है? यह सवाल उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। यह शब्द उसे अजीब सा चिढ़ा रहा था, जैसे वह उसे बूढ़ा या अप्रासंगिक साबित कर रहा हो। वह सिर्फ 25 साल का था और अहाना महज 18 की थी। यह कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था। फिर भी अहाना उसे इतनी सहजता से अंकल कह रही थी, जैसे वह उसके भाई करण का कोई पुराना दोस्त हो। आर्यन अपनी कुर्सी से उठा और खिड़की के पास चला गया। बाहर मेंशन का विशाल गार्डन चांदनी में नहा रहा था। वह करण और अहाना की हंसी की गूंज सुन सकता था, जो शायद अभी भी बाहर बैठे बातें कर रहे थे। उसे याद आया कि कैसे अहाना ने करण के बाल बिगाड़े थे, कैसे उसने उसे मोटा टेढ़ी कहा था। उनके बीच की सहजता, उनके बीच का बंधन उसे अजीब तरह से परेशान कर रहा था। यह जलन थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मुझे जलन क्यों हो रही है? आर्यन ने खुद से पूछा। वह सिर्फ करण की दोस्त है, लेकिन उसका दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। वह उस मासूम लड़की को अपने करीब चाहता था, उसके हंसमुख अंदाज को अपनी जिंदगी में महसूस करना चाहता था। यह विचार उसे अजीब लगा। आर्यन राय, जो दुनिया के सबसे खूंखार लोगों से भी नहीं डरता था, आज एक 18 साल की लड़की के विचारों से घबरा रहा था। उसने अपने बाल नोचे। यह पागलपन था। वह खुद को समझा रहा था कि यह सिर्फ एक अस्थायी आकर्षण है, एक नई चीज देखने की जिज्ञासा। लेकिन उसके अंदर का कुछ हिस्सा इस बात से इनकार कर रहा था। अहाना के भोलेपन में कुछ ऐसा था जो उसकी आत्मा को छू गया था, एक ऐसी आत्मा जो लंबे समय से भावनात्मक रूप से सूखी पड़ी थी। पूरी रात आर्यन ने ठीक से नींद नहीं ली। अगली सुबह भी वह अपने सामान्य समय पर उठा, जिम गया और तैयार हुआ। लेकिन उसके अंदर की बेचैनी बरकरार थी। नाश्ते की मेज पर उसने देखा कि अहाना पहले से ही बैठी थी, दादी और करण के साथ हंस-हंस कर बातें कर रही थी। आर्यन की आंखें
बिना किसी प्रयास के उसी की ओर खिंच गईं। अहाना ने आज हल्के नीले रंग की ड्रेस पहनी थी, जो उसकी मासूमियत को और बढ़ा रही थी। उसकी चमकती हुई आंखें और होठों पर हमेशा सजी मुस्कान। करण ने अहाना के कंधे पर हाथ रखा और कुछ मजाक किया, जिस पर अहाना ने उसे हल्के से मारा। आर्यन ने यह देखा और उसकी मुट्ठियां फिर से भींच गईं। यह एक अजनबी सी मालिकी की भावना थी जो उसके अंदर जागृत हो रही थी। वह नहीं चाहता था कि कोई और अहाना के इतना करीब हो, खासकर उसका अपना भाई। वह अपनी कॉफी का कप उठाता है और एक गहरी सांस लेता है। यह सब क्या हो रहा है मुझे? आर्यन ने मन ही मन सोचा। मैं खुद को ऐसे बदलते हुए महसूस कर रहा हूँ और मुझे यह पसंद नहीं है। लेकिन क्या यह सच में पसंद नहीं था? आर्यन के दिल का एक कोना, जो वर्षों से बर्फ में जमा हुआ था, अब धीरे धीरे पिघल रहा था। वह इस नई भावना का सामना करने से डर रहा था, लेकिन कहीं न कहीं उसे यह एहसास अच्छा भी लग रहा था। यह उसे एक इंसान जैसा महसूस करा रहा था, न कि सिर्फ एक कठोर बिजनेस किंग या अंडरवर्ल्ड का बादशाह। वह जानता था कि उसे इस भावना पर नियंत्रण पाना होगा या फिर इसे समझना होगा। लेकिन कैसे? यह सवाल उसे अंदर तक परेशान कर रहा था। अहाना उसकी दुनिया में अनजाने में ही सही, लेकिन एक ऐसी जगह बना चुकी थी जहां से उसे निकालना आर्यन के लिए मुश्किल होता जा रहा था। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 8, जलन से प्रेरित कदम। नाश्ते के बाद आर्यन ने खुद को ऑफिस के काम में झोंक दिया, लेकिन अहाना की मासूमियत और करण के साथ उसकी सहजता उसके दिमाग से निकल नहीं रही थी। उसे रह रहकर वो दृश्य याद आ रहे थे जब करण अहाना के कंधे पर हाथ रखता था या अहाना उसे प्यार से डांटती थी। यह सब देखकर उसके अंदर एक अजीब सी असहजता पनप रही थी, जिसे उसने कभी महसूस नहीं किया था। दोपहर में जब आर्यन लंच के लिए नीचे आया, तो उसने देखा कि करण और अहाना गार्डन में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। वे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब बैठे थे, हंस रहे थे और पेंसिल से कुछ स्केच कर रहे थे। अहाना अपनी उंगली करण के कंधे पर टिकाकर उसे कुछ समझा रही थी, और करण ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि आर्यन को लगा जैसे वह उनके बीच एक अजनबी है। यह देखकर आर्यन के अंदर जलन की एक तेज लहर उठी। उसने अपनी मुट्ठी भींची और बिना कुछ कहे डाइनिंग हॉल में चला गया। वेटर ने उसे लंच परोसना शुरू किया, लेकिन आर्यन का ध्यान अभी भी बाहर गार्डन में था। वह अपनी खिड़की से उन्हें देख रहा था। उसे लगा जैसे अहाना करण को ज्यादा तवज्जो दे रही है और उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है। यह कैसे हो सकता है? आर्यन ने सोचा। उसने मुझे अंकल कहा और करण के साथ इतनी सहज है। अचानक आर्यन के दिमाग में एक विचार कौंधा। उसे अहाना का ध्यान अपनी ओर खींचना था, किसी भी कीमत पर। वह जानता था कि करण अहाना को अपनी जान से ज्यादा चाहता है, और यही करण की कमजोरी थी। लंच खत्म करने के बाद आर्यन अपनी दादी के पास गया, जो लिविंग रूम में बैठी अखबार पढ़ रही थी। दादी, आर्यन ने अपनी आवाज को सामान्य रखते हुए कहा, मुझे करण से कुछ जरूरी काम है। क्या आप उसे भेज सकती हैं? दादी ने चश्मा नीचे किया। करण? उसे क्या काम हो सकता है तुम्हें? वो तो अभी अहाना के साथ अपने कॉलेज प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। यह एक बिजनेस का मामला है, दादी। कुछ जरूरी पेपर्स पर उसे हस्ताक्षर करने होंगे। उसने एक बनावटी गंभीरता अपने चेहरे पर लाई। दादी थोड़ी हैरान हुई, लेकिन आर्यन के बिजनेस की बात सुनकर उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। ठीक है, मैं उसे बुलाती हूँ। दादी ने वेटर को करण को बुलाने के लिए भेजा। कुछ ही मिनटों में करण,
अपने हाथों को पोंछते हुए अंदर आया। उसके चेहरे पर हल्की झुंझलाहट थी। हाँ भाई, क्या हुआ? मैं और अहाना एक जरूरी चीज कर रहे थे, करण ने पूछा। आर्यन ने अपनी नीली आंखों से करण की ओर देखा। मुझे तुमसे एक अर्जेंट मीटिंग करनी है। अभी? अभी? करण चौंक गया। लेकिन? कोई लेकिन नहीं। यह बहुत जरूरी है। आर्यन की आवाज में एक अजीब सी तीव्रता थी। करण ने अपने भाई की आंखों में देखा और समझ गया कि बहस करने का कोई फायदा नहीं। आर्यन जब कुछ ठान लेता था तो उसे कोई नहीं रोक सकता था। करण ने एक आह भरी। ठीक है भाई, मैं आ रहा हूं। लेकिन यह बहुत जरूरी होना चाहिए। वह बाहर गार्डन की ओर गया, अहाना से कुछ कहा और फिर आर्यन के साथ स्टडी रूम में चला गया। अहाना करण के अचानक चले जाने से थोड़ी मायूस हो गई। उसने देखा कि आर्यन और करण स्टडी रूम में चले गए थे। यह अंकल भी ना। जब देखो काम काम काम, उसने मन ही मन सोचा। वह नहीं जानती थी कि आर्यन ने जानबूझकर करण को वहां से हटाया था। स्टडी रूम में आर्यन ने करण को कुछ बेमतलब के पेपर्स दिखाए और उससे कुछ सवाल किए, जिनमें कोई खास दम नहीं था। करण समझ गया कि आर्यन उसे बस परेशान कर रहा था। भाई, आप मुझे यहाँ बुलाकर बस ये सब दिखाना चाहते थे? करण ने चिढ़कर पूछा। बिजनेस सीरियस होता है, करण। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। आर्यन ने गंभीर चेहरा बनाए रखा। करण ने फिर से बाहर अहाना की ओर देखा, जो अब अकेले बैठी अपने काम में लगी हुई थी। उसकी आंखों में निराशा थी। भाई, क्या मैं जा सकता हूँ? करण ने पूछा। नहीं, तुम्हें मेरे साथ एक जरूरी मीटिंग में चलना होगा, आर्यन ने कहा। तुम्हें बिजनेस डील्स को क्लोज करना सीखना है। करण की आंखें बड़ी हो गईं। अभी? लेकिन मैंने अहाना से कहा था कि मैं उसके साथ प्रोजेक्ट खत्म करूंगा। काम पहले आता है, करण। आर्यन की आवाज सख्त थी। और यह तुम्हारे भविष्य के लिए है। करण के पास कोई विकल्प नहीं था। आर्यन ने उसे अपने साथ ऑफिस ले जाने का फैसला कर लिया था, यह जानते हुए कि इससे अहाना अकेली रह जाएगी। आर्यन अपनी इस चाल से थोड़ा संतुष्ट था, हालांकि वह इसे खुद से कबूल नहीं कर रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, अहाना का ध्यान उसकी ओर खींचना, चाहे वह करण को उससे दूर करके ही क्यों न हो। यह एक जलन से प्रेरित कदम था, जो उसके कठोर दिल में पनप रही नई भावनाओं का स्पष्ट संकेत था। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 9, अहाना की नाराजगी और आर्यन का अवलोकन। करण के अचानक आर्यन के साथ चले जाने से अहाना का मूड खराब हो गया था। वह अपनी जगह पर अकेली बैठी रही, उसके सामने कॉलेज प्रोजेक्ट के स्केच अधूरे पड़े थे। उसने पेंसिल को मेज पर पटका और एक लंबी सांस छोड़ी। ये भाई भी ना, उसने बुदबुदाया, हमेशा काम। और करण भी चला जाता है। मेरा क्या? उसकी चंचल आत्मा को अकेले बैठना रास नहीं आ रहा था। वह थोड़ी देर इधर-उधर घूमी, फिर जाकर दादी के पास बैठ गई जो हॉल में अपनी पत्रिका पढ़ रही थी। दादी, ये आर्यन अंकल भी ना। उन्होंने करण को पता नहीं कहाँ भेज दिया। मेरा काम अधूरा रह गया, अहाना ने शिकायत की। उसके चेहरे पर साफ साफ नाराजगी दिख रही थी। दादी ने चश्मा ऊपर किया। अरे पीहू, आर्यन का काम जरूरी होगा ना। तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? परेशान क्यों न हूं? करण ने कहा था कि हम आज इसे पूरा करेंगे। अब मैं अकेले क्या करूं? अहाना ने अपने गाल फुला लिए। आर्यन ऊपर अपने कमरे की खिड़की से यह सब देख रहा था। अहाना की नाराजगी, उसका करण के लिए मायूस होना,
यह सब आर्यन को अजीब सा एहसास दे रहा था। उसके होठों पर एक न के बराबर मुस्कान आई। उसकी चाल काम कर गई थी। अहाना अब अकेली थी। वह जानता था कि अब उसे अगला कदम उठाना था। उसने सोचा कि वह अहाना को काम करने में मदद कर सकता है, लेकिन उसकी मदद से अहाना शायद और चिढ़ जाएगी। उसे कुछ और सोचना होगा। शाम ढलने लगी थी। सूरज की नारंगी किरणें मेंशन के गार्डन में फैल रही थी। अहाना अब भी गार्डन में ही बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान प्रोजेक्ट से हटकर फूलों की ओर चला गया था। वह एक गुलाब को छू रही थी, उसकी पंखुड़ियों को सहला रही थी। आर्यन ने अपनी ऑफिस की जैकेट उतारी और नीचे आया। उसने दादी को बताया कि उसे बाहर कुछ काम है। आर्यन जानता था कि दादी उस पर नजर रखेंगी, इसलिए उसे अपनी चालें बहुत सोच समझकर चलनी थी। वह धीरे से गार्डन की ओर बढ़ा, इस तरह जैसे वह टहल रहा हो और उसका अहाना से मिलना सिर्फ एक इत्तेफाक हो। जब वह अहाना के करीब पहुंचा, तो उसने देखा कि अहाना के पास एक टूटी हुई गमला पड़ा था, जिसमें से एक छोटा पौधा निकल रहा था। अहाना उसे ठीक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। क्या हुआ? आर्यन की गहरी लेकिन नियंत्रित आवाज अहाना के कानों में पड़ी। अहाना चौंक गई। उसने ऊपर देखा और आर्यन को अपने सामने खड़ा पाया। उसकी नीली आंखें सीधे अहाना की ग्रे आंखों से मिली। अहाना को एक पल के लिए डर लगा, लेकिन फिर उसने अपने गुस्से को याद किया। कुछ नहीं, अंकल, अहाना ने रूखेपन से जवाब दिया। बस ये गमला टूट गया है और मुझे पता नहीं इसे कैसे ठीक करूं। आर्यन ने गमले को देखा। ये आसानी से ठीक हो सकता है। हो सकता है? आपको पता है कैसे? अहाना ने थोड़ी हैरानी से पूछा। हाँ, आर्यन ने कहा और नीचे झुक गया। उसने जमीन पर बिखरी मिट्टी को इकट्ठा किया और टूटे हुए गमले के टुकड़ों को देखा। तुम्हें बस इसे सही तरीके से जोड़ना होगा और पौधे को सावधानी से लगाना होगा। अहाना उसे देखती रही। आर्यन, जो हमेशा इतना गंभीर और कठोर दिखता था, अब जमीन पर झुका एक टूटे गमले को देख रहा था। उसे यह अजीब लगा। आर्यन ने अपने जैकेट से एक छोटा चाकू निकाला और कुछ छोटे छोटे टहनियों को काटा। उसने उन्हें गमले के टूटे हुए हिस्सों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, जैसे कोई एक्सपर्ट कर रहा हो। उसके हाथ स्थिर थे और उसकी आंखें काम पर केंद्रित थीं। आपको ये सब भी आता है? अहाना ने उत्सुकता से पूछा। जरूरत पड़ने पर सब कुछ सीखना पड़ता है, आर्यन ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया। उसकी आवाज में वही रूखापन था, लेकिन उसके हाथ निपुणता से काम कर रहे थे। कुछ ही मिनटों में उसने गमले को इस तरह जोड़ दिया जैसे वह कभी टूटा ही न हो। उसने पौधे को सावधानी से उसमें लगाया और थोड़ी मिट्टी और डाली। फिर उसने गमले को सीधा करके अहाना की ओर बढ़ा दिया। अहाना ने गमला लिया। ये तो कमाल है। थैंक यू, अंकल, उसकी आवाज में सच्ची कृतज्ञता थी। आर्यन ने कहा और उठ खड़ा हुआ। उसकी नजरें अब अहाना पर थीं। अगली बार सावधान रहना। अहाना ने सिर हिलाया। हाँ, मैं रखूंगी। आर्यन पलटा और जाने लगा। अहाना ने उसे जाते हुए देखा। उसे यह अजीब लगा कि आर्यन, जिसने करण को जबरदस्ती भेजा था, अब उसकी मदद कर रहा था। उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। अंकल, अहाना ने पुकारा। आर्यन रुक गया, लेकिन पलटा नहीं। आप करण को कहाँ ले गए थे? मेरा प्रोजेक्ट अधूरा रह गया, अहाना ने अपनी नाराजगी फिर से जाहिर की। आर्यन धीरे से पलटा। उसकी नीली आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसे कुछ जरूरी काम सीखना था।
तुम्हारी तरह बच्चों के खेल नहीं। अहाना का मुंह फिर से बन गया। यह बच्चों का खेल नहीं है। यह मेरा कॉलेज प्रोजेक्ट है जो तुम अकेले नहीं कर सकती थी। आर्यन ने चुनौती भरे अंदाज में पूछा। अहाना ने आंखें तरेरी। मैं कर सकती हूँ। बस करण होता तो अच्छा होता। आर्यन उसके करीब आया। उसकी ऊंचाई और उसका दबंग ऑरा अहाना को थोड़ा घबरा गया। करण हमेशा तुम्हारे साथ नहीं होगा, आर्यन ने धीमी लेकिन कठोर आवाज में कहा। तुम्हें अकेले काम करना सीखना होगा। अपनी कमजोरियों के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहो। अहाना ने उसकी आंखों में देखा। उसे लगा जैसे आर्यन उसे कुछ ऐसा सिखाना चाहता है जो उसने कभी नहीं सोचा था। उसकी बातों में एक अजीब सी सच्चाई थी जो अहाना को अंदर तक छू गई। आर्यन ने एक पल के लिए अपनी नजरें अहाना के होठों पर टिकाईं, फिर वापस उसकी आंखों पर ले आया। अब तुम अपना काम पूरा करो। यह कहकर आर्यन पलट गया और मेंशन के अंदर चला गया। अहाना उसे जाते हुए देखती रही। उसके शब्दों में तीखापन था, लेकिन उसकी मदद में एक अनकहा सहारा। अहाना को समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन अंकल का मतलब क्या था। क्या वह उसकी मदद कर रहे थे या उसे डांट रहे थे? वह जानता था कि उसने अहाना को परेशान किया था, लेकिन उसे यह भी पता था कि उसने अहाना का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। आर्यन अपने कमरे में गया और खिड़की से अहाना को देखा। अहाना अब भी गमले को पकड़े बैठी थी और उसके चेहरे पर एक गहरी सोच थी। आर्यन के होठों पर एक हल्की, रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 10 अहाना का असमंजस। आर्यन के जाने के बाद अहाना गार्डन में अकेली बैठी रही, टूटे हुए गमले को पकड़े हुए जिसे आर्यन ने अभी-अभी बड़ी कुशलता से जोड़ा था। उसकी आंखों में अभी भी आर्यन की नीली आंखों की तीखी चमक और उसके शब्दों की गूंज थी। करण हमेशा तुम्हारे साथ नहीं होगा। तुम्हें अकेले काम करना सीखना होगा। अपनी कमजोरियों के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहो। अहाना ने उन शब्दों पर विचार किया। आर्यन अंकल ने उसे डांटा था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने गमला जोड़ा था, उसमें एक अजीब सी निपुणता और सहायता थी। वह कठोर थे, लेकिन उनकी बातों में एक अनकही सच्चाई थी। अहाना आमतौर पर किसी की बातें दिल पर नहीं लेती थी, खासकर अगर वह उसे डांट रहा हो, लेकिन आर्यन अंकल की बातें उसके दिमाग में अटक सी गई थी। कितने अजीब हैं ये अंकल, उसने सोचा। एक तरफ तो करण को काम के बहाने भेज देते हैं ताकि मैं अकेली रहूं, और दूसरी तरफ आकर मेरी मदद भी करते हैं, और फिर मुझे लेक्चर भी देते हैं। यह सब अहाना के लिए एक पहेली जैसा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन का असली इरादा क्या था। क्या वह उसे पसंद करते थे या उससे नाराज थे? उसने गमले को उठाया और ध्यान से देखा। पौधा अब सही सलामत था। आर्यन ने उसे बचाने में मदद की थी। अहाना को याद आया कि कैसे उसकी दादी भी कहती थी कि जो व्यक्ति कठोर दिखता है, उसका दिल अक्सर उतना ही नरम होता है। क्या आर्यन अंकल भी ऐसे ही थे? उसके लिए यह विश्वास करना मुश्किल था, क्योंकि आर्यन का ऑरा इतना खौफनाक था कि पास जाने से भी डर लगता था। शाम ढल चुकी थी और अहाना ने अपना प्रोजेक्ट थोड़ा और आगे बढ़ाया। करण के बिना भी उसने काफी काम कर लिया था, और उसे आर्यन की बात याद आई। अकेले काम करना सीखना होगा। अहाना को थोड़ी संतुष्टि महसूस हुई। शायद आर्यन अंकल की बातें पूरी तरह गलत नहीं थी। रात के खाने पर अहाना ने देखा कि आर्यन हमेशा की तरह शांत बैठा था। वह मुश्किल से ही किसी से बात कर रहा था। अहाना ने उसे कई बार देखने की कोशिश की, यह समझने के लिए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है,
लेकिन आर्यन के चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें सीधी थी और वह सिर्फ अपने खाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। जब करण ने आर्यन से दिन की जरूरी मीटिंग के बारे में पूछा तो आर्यन ने बस इतना कहा, काम जरूरी था। करण ने आह भरी और अहाना की ओर देखकर मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो, ये भाई कभी नहीं सुधरने वाले। खाने के बाद अहाना हॉल में बैठी दादी से बातें कर रही थी। आर्यन भी वहीं था, लेकिन अपने फोन पर व्यस्त था। अहाना की नजरें बार बार उस पर जा रही थी। वह उसके हर मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रही थी। वह कैसे बैठा था, कैसे उसका फोन पकड़ा हुआ था, उसकी गंभीर भंगिमा, सब कुछ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आर्यन के बारे में इतना क्यों सोच रही थी। अहाना को अचानक याद आया कि उसने आर्यन को बोरिंग अंकल कहा था। क्या उसे बुरा लगा होगा? वह अपनी मासूमियत में जो कुछ भी कह देती थी, उसका बुरा मानना अहाना को परेशान करता था। थोड़ी देर बाद आर्यन अपनी सीट से उठा और लाइब्रेरी की ओर चला गया। अहाना ने मौका देखा। वह दादी से अनुमति लेकर लाइब्रेरी की ओर बढ़ गई। लाइब्रेरी में आर्यन एक कोने में एक पुरानी किताब देख रहा था। अंकल, अहाना ने धीरे से पुकारा। आर्यन पलटा। उसकी नीली आंखें सीधे अहाना पर केंद्रित हो गईं। अहाना ने थोड़ी हिम्मत जुटाई। मैं सॉरी कहने आई थी। आर्यन की भवें हल्की सी उठीं। किस लिए? मैंने आपको बोरिंग अंकल कहा था और भी बहुत कुछ। मुझे नहीं कहना चाहिए था। मैं कभी कभी बिना सोचे बोल देती हूँ। अहाना ने अपने होंठ भींचे। आर्यन ने एक पल के लिए अहाना के चेहरे पर देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांत समझदारी थी। तुमने जो देखा वही कहा। अहाना को आर्यन का जवाब सुनकर और असमंजस हुआ। तो क्या मैं बोरिंग हूँ? आर्यन ने अपनी नजरें वापस किताब पर टिका ली। जरूरी नहीं कि हर चीज तुम्हारी समझ के हिसाब से हो। अहाना थोड़ी मायूस हुई। उसे लगा कि आर्यन उसे अभी भी डांट रहा है। ठीक है, गुड नाइट अंकल। वह मुड़ी और जाने लगी। अहाना, आर्यन ने अचानक पुकारा। अहाना रुक गई। तुम जो किताब कल लेने की कोशिश कर रही थी, आर्यन ने बिना पलटे कहा, वह यहाँ दूसरे शेल्फ में रखी है। तुम उसे ले सकती हो। अहाना की आंखें चमक उठीं। उसने पलक झपकाई, यह यकीन करने के लिए कि उसने सही सुना है। आर्यन अंकल उसे अपनी किताब दे रहे थे। वही किताब जिसे उन्होंने तुम्हारी समझ से परे कहा था। अहाना ने तेजी से उस शेल्फ की ओर देखा जहां आर्यन ने इशारा किया था। वाकई, वहां एक पुरानी सुनहरे रंग की किताब रखी थी। उसने उसे उठाया। यह एक क्लासिक फिलॉसफी की किताब थी, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। धन्यवाद अंकल, अहाना ने खुशी से कहा। आर्यन ने कुछ नहीं कहा। अहाना ने किताब को सीने से लगाया और लाइब्रेरी से बाहर आ गई। उसके चेहरे पर अब कोई असमंजस नहीं था, बस एक प्यारी सी मुस्कान थी। आर्यन अभी भी वहीं खड़ा था, उसकी आंखें किताब वाले शेल्फ पर टिकी थीं। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जिसे अहाना ने नहीं देखा था। उसने अहाना को वह किताब दी थी, क्योंकि वह जानता था कि वह उसे पढ़ेगी और शायद यह आर्यन की दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा था जिसे उसने अहाना के साथ साझा किया था। नेक्स्ट चैप्टर में और भी दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं। आज का एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।